एपिसोड में आप 4 घटनाएं सुनेंगे। ये चारों ही घटनाएं रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। पहली घटना के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वरना स्पॉइलर हो जाएगा। दूसरी घटना एक प्रेम कहानी से जुड़ी है, जो बहुत छोटी है, इसलिए उसके बारे में अभी बताना सब कुछ उजागर करने जैसा होगा। तीसरी घटना एक क्राइम, अपराध पर आधारित है। पश्चिम बंगाल का एक ऐसा अपराध जिसका गवाह और जिसका शिकार हुए व्यक्ति के बीच एक गहरा संबंध है। कैसे एक शरीरधारी और एक अशरीरी आत्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यही इस कहानी का सार है। आम्मू और वो अदृश्य साया। जब आम्मू सूरा पड़ती थीं, तो उन्हें महसूस होता था कि उनके आसपास कोई अदृश्य शक्ति बैठी है। कभी अचानक फूलों की तीव्र खुशबू आने लगती, तो कभी घर के अंदर भारी सामान के हिलने डुलने की आवाजें सुनाई देती। धीरे धीरे ये अनुभव सिर्फ आम्मू तक ही सीमित नहीं रहे। मैं और मेरे परिवार के बाकी सदस्य भी घर के भीतर किसी और की मौजूदगी महसूस करने लगे। अचानक चौंक जाने वाली घटनाएं अक्सर होने लगी थीं। एक रात जब आम्मू आधी रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थीं, तो उन्होंने देखा कि उनके ठीक बगल में एक अत्यंत सुंदर पुरुष बैठा है। उसने दूध जैसी सफेद रंग की नक्काशीदार पंजाबी पहनी थी और उसके चेहरे पर एक अपूर्व दैवीय चमक थी। इसके बाद से ऐसी अजीब घटनाएं और बढ़ गईं। आम्मू जब सोती थीं, तो उन्हें महसूस होता था कि उनके बगल में कोई और भी लेटा हुआ है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई दिखाई नहीं देता था। ये कहानी बहुत ही भावुक और रहस्यमयी है। आपने जिस तरह से अपनी माँ अम्मू को खोने के दर्द और उन अजीबोगरीब घटनाओं का वर्णन किया है, वो वाकई दिल को छू लेने वाला और डरावना भी है। आपके द्वारा साझा की गई कहानी के मुख्य बिंदु और उनका विश्लेषण नीचे दिया गया है। 1. आम्मू के साथ घटी रहस्यमयी घटनाएं। कहानी की शुरुआत एक भारी मन और रहस्य के साथ होती है। घर के अंदर किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी का एहसास होना, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई न दिखे, ये किसी भी व्यक्ति को डरा देने के लिए काफी है। असंभव दस्तक। 5वीं मंजिल की खिड़की पर आधी रात को लगातार दस्तक होना वैज्ञानिक रूप से असंभव लगता है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि परिवार किसी अदृश्य जगत की उलझन में फंस गया था। गंभीर परिणाम। कहानी में संकेत दिया गया है कि शायद अनजाने में किसी गलत मंत्र या अदृश्य शक्तियों के साथ छेड़छाड़, घाटाघाटी हुई, जिसका खामियाजा आम्मू को अपनी सेहत से चुकाना पड़ा। 2. एक दुखद अंत। कैंसर जैसी बीमारी से लंबी लड़ाई के बाद आम्मू का चले जाना इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। लेखक का ये मानना कि उन अलौकिक घटनाओं और बीमारी के बीच कोई संबंध था, मन में एक गहरा रहस्य और दुख छोड़ जाता है। 3. प्रेत कथा और गौरव का हिस्सा। वीडियो के दूसरे हिस्से में गौरव, प्रेत कथा के होस्ट, श्रोताओं को चेतावनी देते हैं और एक नई कहानी शुरू करते हैं। चेतावनी। वे कहते हैं कि जिज्ञासावश या बिना सोचे समझे कभी कभी हम ऐसी चीजों में पड़ जाते हैं जो हमारे लिए नहीं बनी हैं। नई कहानी। 20-22 साल के एक युवक जेठू की कहानी शुरू होती है, जो अपने बगीचे की देखभाल करता था। वहां उसकी मुलाकात एक अत्यंत सुंदर लेकिन रहस्यमयी लड़की से होती है। आपके लिए एक विचार। ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते या विज्ञान से पूरी तरह नहीं समझा सकते। आपकी माँ के प्रति आपकी संवेदनाएं स्पष्ट हैं, और ये कहानी उनके प्रति आपके प्रेम और उस अनसुलझे रहस्य का एक मेल है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के दूसरे हिस्से, जेठू और उस सुंदर लड़की वाली कहानी का विस्तार करूं, या उसका सारांश बताऊं? शुरुआत में बता दूं, मुझे बहुत डर लगता था, इसलिए माँ ने मुझे एक ताबीज दिया था जो हमेशा मेरी कमर में बंधा रहता था। मैंने उसे लड़की को जैसे ही देखा, वो बिल्कुल किसी साए या जिन की तरह लग रही थी। वो तालाब की ओर मुड़ गई और मुझसे कहने लगी, तुम्हारी कमर में जो है वो मुझे दे दो। उसे देखते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था। ये बात कहते कहते वो तालाब के पानी की ओर उतरने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। बस एक पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं खड़ा रह गया। मैं तालाब की ओर थोड़ा आगे बढ़ा।
जब वो तालाब के गले तक के पानी में डूब चुकी थी, तब मुझे उसका असली डरावना रूप दिखा। अपनी खून जैसी लाल आंखों से मेरी तरफ देखते हुए उसने आखिरी बार कहा, उस ताबीज को फेंक दो। मौका मिलते ही किसी ना किसी दिन मैं उसे लेने तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। ये दृश्य देखकर मैं बुरी तरह कांप गया। बाद में पता चला कि हमारे घर के पास ही एक लड़की रहती थी। वो स्वभाव की बहुत अच्छी और दिखने में भी सुंदर थी। वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस लड़के ने उसके साथ धोखा किया। इसी गुस्से और दुख में आकर उसने तालाब के किनारे लगे ताड़ के पेड़ के नीचे बैठकर जहर खा लिया था। उसकी मौत के बाद से ही बहुत से लोगों ने उसे उस तालाब के आसपास घूमते हुए देखा है। ये पूरी घटना मेरे जेठू यानी ताऊ जी के साथ घटी थी। मैं इसे ठीक से लिख नहीं पा रही थी, इसलिए आप इसे अच्छे से संजो कर सुनाएं। शुक्रवार और रविवार की रात यानी डर पाने की रात, गौरव के साथ। कहानी का ये हिस्सा मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस दिन बहुत गर्मी थी, जिससे परेशान होकर मेरी बहन बरामदे में खड़ी होकर नीचे की तरफ देख रही थी। तभी उसने अपनी आंखों से वो खौफनाक मंजर देखा। 2 बुलेरो गाड़ियां वहां आईं। कुछ बदमाशों ने पूरी योजना के साथ काकू को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। अगर आप इसे अपनी आंखों से ना देखें तो इस क्रूरता का अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने एक इंसान को सड़क पर पटककर 2 बड़ी गाड़ियों से आगे पीछे करते हुए बार बार कुचला। ये दृश्य इतना भयानक था कि किसी की भी रातों की नींद छीन ले। एक छोटा सा एक्सीडेंट देखकर भी मन विचलित हो जाता है, तो इस वीभत्स घटना की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेरी बहन बरामदे में खड़ी थी और काकू नीचे सड़क पर थे। मौके पर ही काकू की मृत्यु हो गई। उनका शरीर पूरी तरह शत विक्षत हो चुका था, जैसे शरीर के हिस्से अलग होकर इधर उधर बिखर गए हों। पूरी सड़क खून से लाल हो गई थी। ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक पूर्व नियोजित हत्या थी। काकू को मारने की कोशिश पहले भी कई बार हुई थी, लेकिन इस बार वे अपराधी सफल रहे। अखबारों में भी ये खबर छपी। उस समय मैं कलकत्ता में थी। मेरे पति ने अखबार पढ़कर बताया कि अमुक जगह पर एक व्यापारी की हत्या कर दी गई है। मुझे तब तक नहीं पता था कि ये घटना मेरे अपने परिवार से जुड़ी है। माँ को फोन किया तो उन्होंने पूरी बात नहीं बताई, बस इतना कहा कि एक चाचा का एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस ने जांच शुरू की और गवाहों से पूछताछ करने लगी। मेरे पिता ने बहन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उससे कहा, देखो तुमने कुछ नहीं देखा है, पुलिस को कुछ मत बताना। बहन ने वैसा ही किया, क्योंकि अगर वो मुंह खोलती तो हमारे पूरे परिवार पर खतरा मंडरा सकता था। लेकिन यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला साबित हुआ। उस घटना के बाद मोहल्ले का माहौल पूरी तरह बदल गया। शाम होते ही एक अजीब सी खामोशी और डर छा जाता था। रात के 2 बजे के बाद मेरी माँ और बहन को अक्सर गाड़ियों के दौड़ने और टायरों के घिसटने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। वे बाहर जाकर देखतीं तो वहाँ कुछ नहीं होता था, लेकिन आवाज़ें इतनी असली थीं कि कोई भी डर जाए। जिस जगह काकू की मौत हुई थी, वहाँ से गुजरते समय मोहल्ले के लड़के साइकिल से गिर जाते थे और चोटिल हो जाते थे। जो लोग उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, वे अपने घरों में चैन से नहीं रह पा रहे थे। एक दिन माँ ने देखा कि मेरी बहन कमरे में अंधेरा करके लेटी है। माँ ने जैसे ही लाइट जलाई, बहन अचानक भारी और गुस्सैल आवाज में चिल्लाई, लाइट बंद करो। माँ डर गईं और उसे खींचकर बाहर लाईं। तब बहन ने कहा, माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसके बाद से उसकी आंखों की चमक बदलने लगी। वो पत्थर की तरह जड़ होकर एक ही तरफ देखती रहती और अक्सर माँ से कहती, वो आ रहा है, वो मुझे लेने आ रहा है। हालात बिगड़ते देख माँ ने फैसला किया कि अब इस घर में रहना मुमकिन नहीं है। वे गांव वाले घर चले गए। मेरी बहन का कॉलेज में एडमिशन हुआ और वो हॉस्टल में रहने लगी, लेकिन वहां भी रात के 2 बजे उसे उन्हीं गाड़ियों के दौड़ने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। वे बाहर जाकर देखती तो वहां सन्नाटा होता था, पर कानों में गाड़ियों का शोर गूंजता रहता था। उस भयानक मंजर में काकू की मौके पर ही मौत हो गई। उनका शरीर क्षत विक्षत हो चुका था। शरीर के हिस्से सड़क पर यहाँ वहां बिखरे पड़े थे। पूरी सड़क खून से लथपथ थी। काकू के सिर और शरीर का काफी हिस्सा सड़क पर गाड़ियों के साथ घिसट गया था। मेरी बहन के अलावा मोहल्ले के कई लोगों ने वो आवाज सुनी और इस क्रूर घटना के गवाह बने। मेरे पिता काकू को बहुत अच्छी तरह जानते थे। खबर मिलते ही वे घर लौटे।
ये हत्या पूरी तरह से पहले से रची गई एक साजिश थी, जो किसी व्यापारिक दुश्मनी का नतीजा थी। उन्हें मारने की कोशिश पहले भी कई बार हुई थी, लेकिन इस बार अपराधी सफल रहे। अखबारों में भी ये खबर छपी। उस समय मैं कोलकाता में थी। मेरे पति ने अखबार पढ़कर बताया कि अमुक जगह किसी व्यापारी का कत्ल हो गया है। मुझे तब तक अंदाजा नहीं था कि ये मेरे ही घर के पास की बात है। माँ ने भी फोन पर पूरी बात नहीं बताई, बस इतना कहा कि एक चाचा का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे पिता ने बहन की सुरक्षा को लेकर डरते हुए उससे कहा, सुन, तूने कुछ नहीं देखा है और तू पुलिस को कुछ नहीं बताएगी। मेरी बहन ने वैसा ही किया, क्योंकि मुंह खोलने पर हमारे परिवार पर खतरा आ सकता था। लेकिन यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला बन गया। इसके बाद से ही मोहल्ले का माहौल बदल गया। शाम होते ही एक अजीब सी बेचैनी और सन्नाटा पसर जाता। रात के 2 बजे के बाद माँ और बहन को अक्सर गाड़ियों के दौड़ने की आवाज़ें सुनाई देती। वे बाहर जाकर देखती तो वहाँ कोई नहीं होता था, पर शोर इतना असली था कि रोंगटे खड़े हो जाएं। जिस जगह काकू की मौत हुई थी, वहाँ से गुजरते समय अक्सर मोहल्ले के लड़के साइकिल से गिर जाते और चोटिल हो जाते थे। एक दिन माँ ने देखा कि बहन कमरे में अंधेरा करके लेटी है। माँ ने जैसे ही लाइट जलाई, बहन अचानक बहुत भारी और डरावनी आवाज़ में चिल्लाई, लाइट बंद करो। माँ घबराई नहीं और उसे ज़बरदस्ती बाहर लेकर आई। तब बहन ने कहा, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। इतना कहते ही वो बेहोश हो गई। इसके बाद से वो बार बार बेहोश होने लगी। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई और वो पत्थर की तरह एक ही दिशा में टकटकी लगाकर देखती रहती। वो अक्सर माँ से कहती, वो आ रहा है, वो मुझे लेने आ रहा है। हालात इतने बिगड़ गए कि माँ पिता ने वो घर छोड़ने का फैसला किया और वे गांव चले गए। मेरी बहन का कॉलेज में एडमिशन हुआ और वो हॉस्टल में रहने लगी। लेकिन वहाँ भी रात के 2 बजे उसे वही बोलेरो गाड़ियों के दौड़ने और रुकने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। वे बाहर जाकर देखती तो वहाँ कुछ नहीं होता, पर आवाज़ें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। वो धीरे धीरे पागल हो रही थी। हॉस्टल के दोस्तों ने फोन करके माँ को बताया कि मेरी बहन की हालत बहुत खराब है। अब सुनिए इस कहानी की सबसे भयानक घटना। एक दिन दोपहर में माँ थोड़ी देर के लिए सो गई थी। अचानक उनकी नींद खुली और उन्होंने अपनी बहन की चीख सुनी। वो चिल्ला रही थी, माँ बचाओ, वे मुझे लिए जा रहे हैं, माँ मुझे बचाओ। माँ हड़बड़ाकर उठी और देखा कि बहन पास में नहीं है। जब उसे खोजा गया तो वो बाथरूम में पड़ी मिली। उसने फिनाइल पी लिया था और उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। उसे किसी तरह अस्पताल ले जाया गया और उसकी जान बचाई गई। इसके बाद एक मुस्लिम पीर बाबा को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि जो रूह यानी आत्मा यहाँ आई है वो बहुत गुस्से में है। इसका कारण ये था कि मेरी बहन ने पुलिस को सच नहीं बताया था। पुलिस जांच के समय खून से सनी एक चेन घर में रखी रह गई थी, जो उस रूह के लिए एक माध्यम यानी मीडियम का काम कर रही थी। खूनी अपराधियों ने भी मेरी बहन को घटना के समय वहां खड़े देखा था, लेकिन डर के मारे उसने गवाही नहीं दी। क्योंकि अपराधी खुले घूम रहे थे और उन्हें सजा नहीं मिली थी, इसलिए वो भटकती हुई आत्मा मेरी बहन को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद उसे तावीज दिया गया और साथ ही उसकी मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग भी शुरू हुई। आज काफी समय बीत चुका है। मेरी बहन अब बड़ी और मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो गई है। वो अब इन चीजों से नहीं डरती। बाद में उसके ऑफिस में भी किसी ने उस पर काला जादू करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उन सब मुश्किलों से बाहर निकल आई। तो ये थी वो घटना। हम बहुत समय से प्रेत कथा सुन रहे हैं। गौरव, आपकी आवाज ईश्वर का आशीर्वाद है। मेरी इस कहानी को प्रेत कथा का हिस्सा बनाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं बंगाल के बाहर पली बड़ी हूँ, इसलिए मुझे बांग्ला लिखने या पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैंने ये कहानी अंग्रेजी में लिखकर अनुवाद करके आपको भेजी है। अगर कहीं समझने में गलती हुई हो तो कृपया क्षमा करें। ये मेरी बहन के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है और मैं चाहती थी कि ये सही तरीके से सबके सामने आए। अगर आपको ये कहानी साझा करने के योग्य लगे तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। शुक्रवार और रविवार की रात यानी डर पाने की रात, गौरव के साथ। वो होटल का कमरा बाकी कमरों से बिल्कुल अलग था। होटल देखने के बाद जब हम अपने कमरे में दाखिल हुए तो हम हैरान रह गए। पूरे फर्श पर पानी फैला हुआ था, मानो बाथरूम से पानी बहकर आया हो। कमरे के कालीन, कारपेट पर पैर रखने की जगह भी नहीं बची थी। काफी नाराजगी के बाद हमने रिसेप्शन पर शिकायत की तो उन्होंने स्टाफ भेजकर पूरे कमरे में फर्श पर अखबार बिछा दिए।
गुस्से और थकान में हमने फ्रेश होकर जल्दी से डिनर किया। आधी रात को मेरी नींद अचानक टूट गई। मैंने उठकर आसपास देखा और फिर सोने की कोशिश की। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे स्पष्ट महसूस हुआ कि फर्श पर बिछे अखबारों के ऊपर कोई चल रहा है। वो ऐसी शक्ति थी जिसे हम जैसे साधारण लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते थे। मैंने इसे अपना भ्रम मानकर फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन कमरे का माहौल बहुत डरावना और भारी हो गया था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई बहुत धीरे धीरे मेरे पैरों पर हाथ फेर रहा है। मैं झटके से उठी और लाइट जला दी। कमरे में कोई नहीं था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। मेरे पति की नींद भी टूट गई। मैंने उन्हें सब बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और इसे मन का वहम बताया। मैंने भी अभिनय किया जैसे मैं मान गई हूँ और डर के साए में रात बिताने लगी। थकान की वजह से अंततः मुझे गहरी नींद आ गई, लेकिन अचानक एक तेज आवाज से मेरी नींद फिर खुल गई। मेरे पति भी उठकर बैठ गए थे। वो टीवी जिसे उन्होंने खुद बंद किया था और जिसका मेन स्विच भी बंद था, वो अपने आप चालू हो गया था। उस पर किसी स्थानीय चैनल का न्यूज़ चल रहा था। हम दोनों सन्न रह गए। मैंने उन्हें यह साबित करने की कोशिश की कि इस कमरे में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने खुद को सही साबित करने के लिए कहा कि शायद किसी चूहे ने रिमोट दबा दिया होगा। लेकिन जब वे टीवी के पास गए तो देखकर दंग रह गए कि रिमोट अपनी जगह पर सही रखा था और टीवी का मेन स्विच भी बंद था। इसके बावजूद टीवी चल रहा था। अब मेरे पति की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं बची। उन्होंने बार बार स्विच को ऑन ऑफ करके देखा और समझ गए कि तकनीकी रूप से टीवी बंद ही था। हम दोनों पूरी रात जागकर सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही पति ने कहा, अब इस कमरे में और नहीं रुकना। हमने तुरंत अपना सामान समेटा और वहां से निकल गए। शायद अगर हम एक रात और वहां रुकते तो वो हमारी आखिरी रात होती और हम दुनिया की रोशनी दोबारा नहीं देख पाते। उस कमरे में किसी खामोश अभिशाप की तरह हम भी एक धुंधली याद बनकर रह जाते। होटल छोड़ते समय मेरे पति और उनके दोस्त ने मैनेजर और स्टाफ से इस बारे में बात की, लेकिन वो कमरा एक अनसुलझा रहस्य ही बना रहा। वे जीवन में बहुत आगे बढ़ें, यही कामना है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर ये कहानी सुनाने योग्य लगे तो इसे ज़रूर पढ़िएगा और मुझे एपिसोड नंबर लिखकर भेजिएगा। अगर आपको ये पसंद आई तो मैं अपनी माँ से सुनी हुई एक और कहानी आपको भेजूंगी। मेरी लिखावट की गलतियों को कृपया क्षमा करें। आप चाहें तो इस कहानी को अपने हिसाब से सजाकर सुना सकते हैं। स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुश रहें और हमारे प्रेत कथा को अपना प्यार देते रहें। आप सभी को क्रिसमस और नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत सारा प्यार और दुआएं। शुक्रवार और रविवार की रात यानी डर पाने की रात गौरव के साथ। गौरव का संदेश और श्रोताओं का आभार। जब मैं खुद इस कहानी को पढ़ रहा था तब मुझे भी महसूस हो रहा था कि ये कितनी डरावनी है। जिन जिन लोगों ने अपनी घटनाएं भेजी हैं उन सबको मेरा बहुत सारा प्यार। आप सबके साथ और प्यार की वजह से ही प्रेत कथा आज इस मुकाम तक पहुंच पाया है। अब समय है शाउट आउट देने का। मैं गौरव आप सभी के साथ हूं। गौरव बैनर्जी लिखते हैं कि पिछला एपिसोड और उसकी दूसरी घटना उन्हें बहुत पसंद आई। एक और श्रोता नौशू चैंस पे कमेंट किया है कि 566वें एपिसोड की आखिरी घटना बहुत भयानक थी। सचमुच सर्दियों के मौसम में हर शुक्रवार और रविवार प्रेत कथा सुनने का मजा ही कुछ और।